ड्रामा के स्टार्ट में यहाँ पे एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास हमारी फीमेल लीड शॉ भी होती है। शॉ जो कि बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पे वो टल्ली हो जाती है। यहाँ पास तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ज्यादा ड्रिंक मत करो वरना तुम फुल टल्ली हो जाओगी, लेकिन अब क्या, वो तो टल्ली हो ही चुकी थी। यहाँ पे वो जा रही होती है, वो कहती है मैं इस तरह से क्लब में सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के लिए आई थी, अब मैं थक चुकी हूँ इस जॉब से, मैं इस जॉब को कल ही छोड़ दूंगी। ऐसे कहकर वो जा रही होती है। तो उस तरफ हमें यहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डोर को नॉक कर रही होती है और अंदर रूम के तो मिस्टर चैंग जी होते हैं, वो डोर को ओपन करने वाले होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा ही टल्ली होते हैं। यहाँ पास तो बाहर पे चाओ आ जाती है। चाओ तो उस लड़की को भगा देती है। वो लड़की तो शाओ को देखकर वहां से डर के भागी जाती है। मिस्टर चैंग जी तो शाओ का हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं अंदर और उससे किसी करने लग जाते हैं। यहाँ पास ये दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं और इन दोनों को ही होश नहीं होता है। इस वजह से ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ तो अपने बगल से मिस्टर चैंग जी को देखती है। उसे तो साफ साफ दिख नहीं रहा होता है, बस उसे ऐसा फील होता है कि बगल से कोई बंदा लेटा है क्योंकि उसने अपने ग्लासेस नहीं लगा रखे होते हैं। उसे कल रात का सीन याद आता है कि उसने कैसे ही किसी बंदे के क्लोज आ गई थी। शाओ फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह पहनती है और कहती है कि मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती। फिर शाओ जल्दी से अपने ग्लासेस वगैरह लगाती है और यहाँ पास वो अपना एक सामान वहाँ पे भूल के वहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। उसके जाते साथ ही मिस्टर चैंग तो उसे बैक साइड से बस देख पाते हैं। मिस्टर चुआन फिर जल्दी से ही वो भी ड्रेस वगैरह पहनते हैं और यहाँ पर शाओ की उस हैंकी को अपने पास ही रख लेते हैं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस आप यहाँ पर, और वो भी उनको देखकर उन्हें जान जाता है कि उनके साथ भी कोई सीन हो गया। मिस्टर चैंग जी कहते हैं कि मेरी मॉम ना कितनी अजीब है, उन्होंने ही मुझे ड्रंक की मेडिसिन दी थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी मॉम को ना आपकी फिक्र होती है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वरीड रहती हैं क्योंकि आप किसी भी लड़की के दूर दूर तक करीब तक नहीं चाहते। उन्हें लगता है कहीं आप वो गे तो नहीं है, इस वजह से वो परेशान रहती हैं। इसी वजह से उन्होंने ये कांड करवा दिया। उन्हें लगता है कि उनकी आने वाली जनरेशन कहीं खत्म ही ना रहे। मिस्टर चैंग जी और असिस्टेंट बैट की तरफ देखता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि शाओ का फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ तो काम करती है। यहाँ पास तो एक लड़की बताती है कि आज हमारे ना नए चेयरमैन आने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूअल हैं। वो बहुत जल्दी पनिशमेंट देते हैं, उन्हें जरा से भी काम में लापरवाही पसंद नहीं है और हमारे नए प्रेसिडेंट हमारे बॉस जल्दी आने वाले हैं। तो उस साइड में यहाँ पे मिस्टर चैंग जी का दिखाया जाता है, वही इस कंपनी के बॉस होते हैं और वो एक अच्छी सी एंट्री ऑफिस के बाहर लेते हैं। यहाँ पास तो एक लड़की शॉ के पास आती है और कहती है कि अगर तुम इस ऑफिस से निकलने चाहती तो तुम 1 मिनट के अंदर 3000 फोटोकॉपीज करके लाओ। शॉ कहती है कि 1 मिनट में ये कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह मिस्टर चैंग जी भी अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पास तो शाओ जल्दी से ही बेचारी फोटो कॉपी कर रही होती है, ऊपर से वो मशीन भी काम नहीं कर रही होती है। इस वजह से तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो मिस्टर चुआन साइड से निकलते, शाओ गलती से उनके ऊपर पानी ही डाल देती है। शाओ कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने गलती से कर दिया। और वो बेचारी डर गई होती है और मन में सोचती है कहीं ये मुझे जॉब से ना निकाल दे। इस दौरान मुझे इतनी जल्दी जॉब कहाँ मिलेगी। इस वजह से वो जल्दी जल्दी उसको साफ करने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन मिस्टर चुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे तो शाओ के लिए उसके मन में कुछ फील होता है। तभी वहाँ पास एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही मिस्टर चुआन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे पैर के पास उनके पानी वगैरह पोछने लग गई होती है। मिस्टर चैंग जी कहता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो थोड़ा सा ही अपने पद बढ़वाने के चक्कर में दूसरों को सेड्यूस करती हैं। और यहाँ पास गार्ड से उस बंदे को उठा के बाहर फेंकवा देता है और कहता है कि इसे वो काम दो बाथरूम वगैरह साफ करने का, इसे बहुत ही फ्लोर वगैरह पोछने की है ना, तो ये यही काम करे। और कहता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने पद को बढ़वाने के लिए किसी को सेड्यूस करती हैं, मुझे इस तरह लड़कियों से सख्त नफरत है। तभी वो शाओ का आइडेंटिटी कार्ड दिखता है और कहता है कि आज से तो मेरी असिस्टेंट हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ यहाँ पे मैनेजर से कहती है कि क्या बॉस ने मेरे अंदर कोई स्किल वगैरह देखी जो उन्होंने मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाने का सोचा। ये बंदी कहती है तुम्हारे अंदर कोई उन्होंने स्किल वगैरह नहीं देखी, एक्चुअली इस मंथ ही उन्होंने 3 सेक्रेटरी को चेंज किया है और तुम तो बस एक बलि का बकरा हो जो आगे उनके पास आने वाली है। मिस्टर चैंग जी भी तुम्हें किसी न किसी टाइम निकाल सकते हैं, तो तुम अपने आप को इतने स्पेशल मत समझो। ये सब सुनकर तो शॉ का तो मुंह ही उतर जाता है। शॉ कहती है कि मेरा बैड लक तो मेरे पीछे ही पड़ गया है और मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पे मैनेजर बताती है लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम टिक भी सकती हो, तुम्हारी सैलरी भी बहुत ज्यादा रहेगी, कम से कम 50,000 रहेगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पैसों का सुनकर तो शॉ बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। आते टाइम तो यहाँ पे मिस्टर चुआन शॉ की तरफ देखकर सोचता है इस लड़की को मैंने तो कहीं ना कहीं तो देखा ही है,
मुझे ऐसा फील होता है अंदर से। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। बाद में तो मिस्टर चैंग जी शॉक के फ्रेंड के पास, जिसका नाम एलिन होता है, उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हैंकी तुम्हारी है। एलिन कुछ याद करती है कि वो हैंकी तो शॉ के पास। एलिन कहती है शॉ से कि क्या मेरी हैंकी तुम्हारे पास है? शॉ कहती है गलती से मैं भूल गई, मुझे नहीं पता कहाँ है। वो गुस्सा करती है लेकिन फिर वो भी छोड़ देती है। फिर ये सब सोचकर और मिस्टर चुआन के बारे में सोचकर वो कहते हैं कि हाँ वो मेरी हैंकी थी। मिस्टर चैंग जी तो यहाँ पे सोचते हैं कि इसकी स्मेल तो बिल्कुल भी उस लड़के से नहीं मिल रही है। तब यहाँ पास एलन तो एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मेरा वो फर्स्ट टाइम था और मैं ही थी उस रात। मिस्टर चैंग जी फिर एलन को काट देता है और एक पिला देता है और कहता है कि तुम वहीं पे शिफ्ट हो जाना, तुम्हारा सारी देखभाल वगैरह खर्चा वगैरह सारा कुछ मैं उठाऊंगा। और तब यहाँ पे एलन को शॉ का कॉल आ रहा होता है। एलन तो शॉ का कॉल नहीं उठा पाती तो मिस्टर चुआनी उसके कॉल उठा देता है और यहाँ पास तो फिर शॉ अपनी बकबक चालू ही कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ना एक सेक्रेटरी बन चुकी हूँ और मेरा बॉस तो इतना ज्यादा खड़ूस है कि वो मुझे अब पहले दिन से ही बहुत ज्यादा काम दे रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ। मिस्टर चैंग जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ उसने कुछ किया तो नहीं। यहाँ पर तो शॉ बेचारी अपना मुंह ही बंद कर लेती है। फिर वो कहती है कि हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में शॉ और जुआन तो साइड से लिफ्ट से निकल ही रहे होते हैं। यहाँ पर तो शॉ अपने में खूब बताते हुए जा रही होती है कि मेरे तो 50,000 सैलरी हो गई है, मंथ में तो मेरे पास 1,50,000 हो जाएंगे। तभी वहाँ पे तो मिस्टर चैंग जी भी आ रहे होते हैं और तभी यहाँ पे शॉ तो अपना पंच ऐसे ऊपर को करती है हाथ को, तो उसका पंच सीधे मिस्टर चौहान को लग जाता है। शॉ के हाथ ऊपर करने की वजह से मिस्टर चौहान के तो पट से हेड शॉट ही लग जाता है। बेचारी शॉ जो कि शॉक हो जाती है और कहती है अब मेरे एक टाइम पे लगता है वो पुराने और अभी के सारे हिसाब किताब निपटा लेगा। शॉ कहती कि बॉस माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, दोबारा ये गलती नहीं होगी प्लीज। और कहती है कि बॉस मुझे ना आपको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था, खड़ूस भी नहीं बोलना चाहिए था वो कॉल पर, माफ कर दीजिए गलती से निकल गया। मिस्टर चैंग जी मन में सोचता है इसे इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा और कहता है कि तुम्हें एक फाइल रेडी करनी होगी, वो भी 3 घंटे के अंदर। यहाँ पे तो शॉ बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि इतना ज्यादा काम 3 घंटे में कैसे कंप्लीट हो सकता है बॉस, आप मुझे सपना दिखा रहे हैं क्या? मिस्टर चैंग जी कहता है फिर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो क्या? फिर शॉ यहाँ पे चुप हो जाती है और कहती है कि कोशिश करूंगी मैं। तो चैंग जी कहता है कि तुम्हें अभी सही काम को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे पास बस 2 घंटे 58 मिनट्स बचे। जितना ज्यादा तुम टाइम को जाया करोगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा। बेचारी शॉ को तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए जाती है। फिर जैसे मिस्टर चौहान तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी शॉ जैसे ही जा रही होती है सामने पे तो एलिन आ जाती है। एलिन से शॉ तो टकरा जाती है। शॉ कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शॉ तो अपने चश्मा उतारने वाली होती है। तभी यहाँ पे एलिन कहती है तुम अपने ग्लासेस वगैरह मत उतारा करो, तुम बहुत विलेजर टाइप की देहाती टाइप लगती हो, प्लीज इस तरह अपने चश्मे वगैरह मत उतारा करो, तुम ऐसी अच्छी नहीं दिखती। पर तुम ग्लासेस में बहुत ज्यादा स्मार्ट और टॉल सी लगती हो और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। शॉ बेचारी तो बहुत इनोसेंट होती है, वो उसे जाके हक कर लेती है, कहती है कि क्या सच में? जो कि एलन यहाँ पे सारा कुछ झूठ ही बोल रही होती है। एलन शॉ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं कहीं अबॉर्ड शिफ्ट होने वाली हूँ, वहाँ पास मेरे बॉस नहीं मुझे, तो मैं अब तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यहाँ पे तो शॉ कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती थी बट इट्स ओके, तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम बस खुश रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में शॉ जब अपना काम कर रही होती है तो वहाँ पे मैनेजर आती है। मैनेजर कहती है कि तुम्हें बॉस की एक पार्टी में जाना होगा जहाँ पर तुम्हें उनकी फाइल वगैरह भी देखनी पड़ेगी। शॉ कहती है ये तो मेरा काम का टाइम नहीं है ना, मेरा काम का टाइम तो खत्म हो गया है। मैनेजर कहती है तुम बॉस की सेक्रेटरी हो इसलिए तुम्हें 24/7 आवर्स उनके लिए काम करना पड़ेगा। शॉ का बेचारे का मुंह उतर जाता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था काम पे जाने का, ओवर टाइम करने का। बाद में यहाँ पे शॉ पार्टी में आ जाती है। यहाँ पास तो बहुत सारे लोग होते हैं। शॉ कहती है अच्छा खासा मैं घर पे सो रही होती, बकवास सी पार्टी में आ गई हूँ यहाँ पे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बट क्या करूँ, मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा सैलरी के लिए। तब यहाँ पे शॉ एलन को कॉल करती है। शॉ एलन से बता देती है कि बॉस ने मुझे यहाँ पे एक पार्टी पे बुलवाया है और यहाँ पे उस कुत्ते ने मुझसे ओवर टाइम करवा रहा है और यहाँ पे बॉस के बारे में बहुत बुरा भला बोल रही होती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वो पीछे मुड़ती है, वो बॉस को आते हुए देखकर वो डर जाती है। फिर वो यहाँ पे तो बॉस के बारे में अच्छा अच्छा कहने लग जाती है और कहती है कि शॉ कहती है कि मेरे बॉस कितने अच्छे हैं ना, मुझसे ओवर टाइम काम करवाने के लिए मुझे पार्टी में बुलाया और ये पार्टी कितनी अच्छी है, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई पार्टी को देखकर, इतनी अच्छी पार्टी मैंने अपनी कभी जिंदगी में नहीं देखी है, वरना मैं घर पे दुखी होकर सो रही होती। यहाँ पास तो बॉस ने मुझे बहुत अच्छा काम किया बुलवा कर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, मेरे तो आंसू ही निकले आ रहे थे अच्छी पार्टी देखकर। तभी उनकी आवाज आती है जहाँ पास एक लड़की तो एक वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम्हारी औकात भी है क्या मेरी ड्रेस स्पाई करने की, मेरी ड्रेस पे तुमने ड्रिंक कैसे गिराया? और ऐसे ही वो वेटर को बहुत बुरा भला बोल रही होती है। साइड तरफ एप्पल तो शॉ को लगने वाली होती है। शॉ तो बिल्कुल बिंदास तरीके से उस एप्पल को पकड़ लेती है। तभी यहाँ पास की लड़की तो मिस्टर चैंग जी को देख लेती है और उनके पास आकर कहती है कि तुम आ गए,
तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर ने कहा था कि तुम मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखोगे, क्यों ना तुम आज रात मेरे घर ही आ जाओ। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान को खांसी आने लग जाती है और यहाँ पे तो शॉ एंजॉय कर रही होती है मिस्टर चौहान को फंसा हुआ देखकर। तो चैंग जी कहता है कि मुझे ना कुछ काम करना है, मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो लड़की कहती है लिली की एक्चुअली ना मेरे फादर ने कहा था ना अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी है ना, और मेरे फादर ने कहा था कि तुम मेरी अच्छे से ख्याल रखोगे, तो तुम रख क्यों नहीं रहे हो। तो मिस्टर चैंग जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती हिलाने लग जाती है। शॉ जो कि आराम से एप्पल खाते हुए एंजॉय कर रही होती है। मिस्टर चैंग जी उसे इशारा करते कि मेरी हेल्प करो। शॉ मन में सोचती है कि मैं क्यों ही हेल्प करूं जब से मेरे से ओवर टाइम ही काम करवाया जा रहा है। मिस्टर चैंग जी तो फिर शॉ को ही पकड़ लेता है और कहता है कि लिली मैंने तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मैं और शॉ ने 1 मंथ पहले ही मैरिज का लाइसेंस ले लिया है। यहाँ पास तो लिली मिस्टर चैंग जी को मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है तुम्हारी पसंद कितनी ज्यादा बेकार है, तुम्हें इस तरह की चश्मिश लड़की पसंद आई है जो कि बिल्कुल विलेजर गर्ल लगती है। लिली कहती है कि मिस्टर चैंग जी तुम्हारी सचमुच पसंद कितनी ज्यादा ही वाहियात है, तुम्हें इस तरह की बदतमीज सी लड़की पसंद है ना जिसे ड्रेसिंग सेंस का ढंग ही नहीं है, चश्मिश कहेंगी। ये लड़की तो बिल्कुल विलेजर गर्ल जैसी ही लग रही है, तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद सचमुच बहुत ज्यादा वाली वाहियात है, एक विलेजर गर्ल जैसी लगती है और इस तरह ये इनोसेंट होने का नाटक क्यों कर रही है। यहाँ पास तो वो उसका ग्लासेस निकाल के तोड़ देती है। शॉ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शॉ कह रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने के लिए। फिर यहाँ पास वो अपने बालों को खोल देती है। मिस्टर चौहान को तो कुछ अजीब सा लग रहा होता है उसे देखकर। यहाँ पास तो शॉ बाल को खोलते हुए और एक ड्रिंक पीती है और उसे क्लोज आते हुए कहती है तुम तो उसके बेड तक को टच नहीं कर सकती, मैं तो उसके बेड पे कितनी बार जा चुकी हूँ। ये सब कुछ सुनकर तो पीछे मिस्टर चौहान बिल्कुल शॉक हो जाता है। शॉ तो बस लिली को जेलसी कराना चाहती थी, इस वजह से वो ऐसे बोलती है। हो तभी कुछ ऐसा लिली तो बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस हो जाती है और उसे क्लोज आने लग जाती है। शॉ तो यहाँ पे मिस्टर चौहान का ही हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तो कितनी बार आपके बेड पे आ चुकी हूँ ना, मैंने तो बस इसे बता दिया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है। चौहान भी शॉ की बातें समझ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि तुम इतनी ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकती हो लिली, तुम्हारी गलती है, तुम इनोसेंट लोगों को बुली करती हो। अभी यहाँ पास लिली कहती तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, सब लोग तो उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पास तो लिली शॉ को धक्का दे देती है जिससे वो पानी में गिर गई होती है। यहाँ पास तो चुहानों से बचाने के लिए चाहता है। यहाँ पास तो चुहान और शॉ इस वक्त बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। शॉ मन में सोचती है ये तो उसी रात वाले बंदे के जैसे लग रहा है, मैंने उसका फेस अच्छी तरीके से नहीं देखा था। उसे फ्लैशबैक भी आ रहे होते हैं। बाद में हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास शॉ सब कुछ सोच ही रही होती है। फिर वो मिस्टर चौहान से कहती है कि माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी, इस वजह से इस तरह बिहेव किया। पर शॉ को भी याद आ गया होता है कि उस रात होटल में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चौहान ही होते। मिस्टर चौहान तो इस वक्त ड्रंक होते हैं। वो शॉ का ग्लासेस निकालते हुए कहते हैं कि उस रात तुम ही थी ना मेरे साथ। यहाँ पे शॉ मन में सोचती है अब मुझे क्या बोलना चाहिए। मिस्टर चौहान तो धीरे धीरे शॉ के क्लोज आ रहे होते हैं और उसे किस करने वाले होते हैं। तब यहाँ पे शॉ उन्हें धक्का दे देती है जिससे बेचारे का सर तो कार से लग जाता है। यहाँ पे शॉ कहती है कि माफ करना लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, तुम किसी गलत बंदे को पहचान रहे हो, मैं आपकी कोई भी लवर नहीं हूँ, मुझे माफ करना। और यहाँ पे चौहान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें चोट लग गई। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाए। और यहाँ पे वो कहती है मैं तुम्हारी मसाज करती थी, उसके सर पे हल्का हल्का मसाज करने लग जाती है। तो चौहान को उसका असिस्टेंट वीडियो भेज देता है जिससे चौहान को लगता है कि उस रात वो लड़की को यौन बल्कि शॉ थी। इस वजह से वो शॉ के पीछे भागता है। शॉ अपने घर जा रही होती है तभी शॉ पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी असिस्टेंट का वापस से मैसेज आता है। असिस्टेंट कहता है कि अभी पूरी तरीके से जांच नहीं हुई है, मैं अभी और जांच करके बताता हूँ आपको, लगता है मुझसे गलती हो गई है, ऐसे वो कहता है। यहाँ पे भी चौहान रुक जाता है। तभी शॉ को टक्कर लगने वाली होती है। यहाँ पे तो चौहान से बचा लेता है गिरने से जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों के इतना क्लोज तो साइड से एलन भी देख लेती है। उसे तो बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो मिस्टर चौहान तो यहाँ पे शॉ को उठाकर ले जा रहा होता है। शॉ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। फिर उसे वो रूम में ले आता है। यहाँ पे तो शॉ कहती है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे तो मुझे चैंग जी कहता है कि तुम सचमुच मेरी असिस्टेंट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। शॉ को तो गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो बहुत बुरे निकले, तुम्हें खराब नहीं लगता, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुम्हें जरा से भी खराब नहीं लगता, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लायक नहीं हूँ, तुम तो सचमुच प्यार के लायक भी नहीं हो, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा। और एक बात तुम्हारी बिहेव की, तुम इस तरह अकड़ू जैसे बिहेव करोगे तो मैं कौन ही प्यार करेगा, कौन ही अपना अच्छा मानेगा। यहाँ पे तो चौहान कहता है कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो लेकिन तुम्हें मुझे प्यार करना ही पड़ेगा मुझे कंपनसेट करने के लिए। यहाँ पे शॉ कहती है वैसे कैसा कंपनसेशन, तुम मुझसे पैसे वापस मांगने वाले हो क्या। यहाँ पे चौहान कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शॉ कहती है कि माफ करना, मेरा मुंह ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही खुल जाता है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ, मुझे माफ कर देना। तो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी बड़बोली हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता बिना बोले हुए, तो मैं बोल देती हूँ, तो आई एम सो सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो। चौहान तो कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लग गया था। उसे तो साइड पे डोर पर किसी की झलक दिखती है लेकिन वो इतना नोटिस नहीं करता, वो वहां से चला जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि जीजी यहाँ पे होती है। तब यहाँ पे जीजी कहती है कि चैंग जी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है मिस्टर चैंग जी, उसकी ऑलरेडी फियांसे है, तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। शॉ कहती है कि ठीक है मैं उसे दूर ही रहूंगी।
रहूंगी और मैं ध्यान दूंगी। कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है उसे सामान देकर। जब वो कार में बैठ के जा रही होती है तो बाइक से तो यहाँ पे शॉ निकलती है। शॉ को तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जीजी है। जीजी अपना फेस छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। तो तरफ जीजी तो यहाँ पास विला में आ गई होती है। यहाँ पास तो वो बिल्कुल बिंदास और फुल एटीट्यूड में जा रही होती है। यहाँ पास तो उसका वेलकम करने के लिए बहुत सारी मेड्स भी खड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पे वो मिस्टर चैंग जी के रूम में जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे एक गार्ड कहता है कि मिस्टर चैंग जी के रूम में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। उनके रूम में कोई भी विदाउट परमिशन नहीं जा सकता। जीजी मन में सोचती है जल्दी ही मेरा भी इस रूम में पूरा का पूरा हक होगा। बाद में शाह तो मसाला रेडी वगैरह हुई होती है और यहाँ पास तो वो किसी से बात कर रही होती है। कहती है कि मेरा बॉस तो बहुत गंदा है, मुझे वो जरा सा भी पसंद नहीं है। खैर मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए आऊंगी। वैसे बातें कर रही होती है। यहाँ पे तो पीछे चैंग जी भी खड़ा हुआ होता है। चैंग जी उसको तरफ देख रहा होता है। तभी शाह पीछे की तरफ मुड़ती है। यहाँ पास तो उसे देख के बिल्कुल शौक हो जाती है। चैंग जी कहता है कि तुम इतनी बन कर कहाँ जाने वाली हो, किससे मिलने जाने वाली हो? आज तो वैलेंटाइन डे भी नहीं है। शाह कहते कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरा भी पसंद नहीं करती तो आप अपने लिए फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए कि मैं आपके प्यार में पड़ जाऊंगी। तो मिस्टर चैंग से क्लोज आ रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, तुम कहीं पे जा रही हो? शाह कहती है बॉस आप मेरे से थोड़ा दूर रह के बात करिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई बुराई करे और मैं गलती के ही बदनाम हो जाऊं। ये तो कहकर शाह जाने वाली होती तभी उसकी हील्स तो यहाँ पे लिफ्ट पे ही फंस जाती है। या तो मिस्टर जुआन कहता है कि याद रखना कि तुम 5 फाइल्स का काम कंप्लीट करके ही जाना। यहाँ पास तो वो उसे बहुत सारा ही काम दे देता है। शाह को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी हील्स कैसे भी करके निकाल कर उसकी तरफ फेंकती है। वो तो पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पर मेरी तरीके से पता है, तुम क्या क्या कर सकती हो। कह कर तो वो वहां से चला ही जाता है। फिर शाह बेचारी जैसे तैसे करके अपने काम करने के लिए अपनी सीट पे बैठ जाती है। मिस्टर जुआन तो यहाँ पे मैनेजर से पूछ रहा होता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता? मैनेजर कहती है आपके ऊपर तो हजारों लड़कियां मरना चाहती हैं और बहुत ब्यूटीफुल सी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे तो मिस्टर जुआन कुछ नहीं बोलता। मन में सोचता है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, बट ये शाह मुझे इतना गंदा वाला इग्नोर क्यों करती है? वो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती और मुझसे प्यार तो दूर की बात है। अब शाह मिस्टर जुआन के लिए एक बिल्कुल अलग लड़की बन रही होती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा इग्नोर करती है। लड़कियों की वजह से उसके पीछे नहीं पड़ती। बाद में तो मिस्टर जुआन हील्स देख रहे होते हैं। वो तो शाह को ही मन में रखकर हील्स देख रहे होते हैं। यहाँ पे तो वो शाह को बुलाते हैं और हील्स ट्राई करने के लिए कहते हैं। शाह सोचते हैं कि अपने लवर के लिए हील्स उसे दिखवा रहा है ताकि वो उसे गिफ्ट दे सके। शाह ट्राई करके दिखाती है लेकिन यहाँ पे मिस्टर चाइंजे को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी शाह एक हील से तो नीचे गिरने वाली होती है। मिस्टर जुआन उसे पकड़ लेता है। तब यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्रिस्टल वाले शूज आते हैं। यहाँ पे मिस्टर चैंग जी कहता है ये तुम्हारे लिए है। शाह कहती कि मेरे लिए? ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ऊपर से मैं अपनी सैलरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। माफ करिएगा लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन मिस्टर जुआन को तो शाह को ये हील्स ही नहीं थी, इसी वजह से वो उसे एक झूठ बोलते और कहते हैं कि तुम 1 वीक तक इस शूज को पहन कर मुझे बताओ, इसे एक्सप्लेन करो क्योंकि मैं जल्दी ये शूज लॉन्च करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसे यूज करके मुझे अच्छी तरीके से बताओ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इसको और ज्यादा सुधार सकते हैं। फिर मिस्टर जुआन कहता है कि तुम इस वजह से एक हील जीजी के लिए भी ले जाना। शाह कहती है कि ये अपने लवर के लिए काम करवाना चाहता था और मेरा यूज कर रहा है, बहुत बदतमीज है ये। फिर बाद में तो वो हील्स लेकर वहां पे आ जाती है। यहाँ पे तो जीजी शाह को देखकर जल्दी से छुप जाती है और मेड को भेजती है। मेड तो यहाँ पास उससे हील्स ले लेती है। बाद में शाह जब वापस आ रही होती है तभी उसकी कार खराब हो जाती है। बेचारी तो परेशानी हो जाती है। फिर वो जल्दी से एक बंदे को कॉल करती है और कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। फिर यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और साइड से तो यहाँ पे मिस्टर जुआन भी जा रहे होते हैं और यहाँ पे शॉक को देखकर वो शॉक हो जाते हैं कि वो किसी लड़के के साथ है। यहाँ पास तो मैनेजर कहती है लगता है ये इसका BF है। मिस्टर जुआन को तो हद से ज्यादा वाली जेलसी हो रही होती है। यहाँ पे वो गुस्से में कहते हैं कि शाह से कहो कि मेरे घर आए, मुझे उससे इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पास मैनेजर तो कॉल करती है शाह को और कहती है कि तुम कहाँ पास हो, जल्दी घर आओ और मिस्टर जुआन को तुमसे कुछ वर्क करवाना है तो तुम जल्दी आ जाना। शाह कहती है कि पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं आ पाऊंगी, मेरी कार भी खराब हो चुकी है। यहाँ पे तो मिस्टर जुआन कहता है कि उससे कहो कि मैंने तुम्हें एक बॉय के साथ देखा है और तुम तो नाटक मत करो, आ जाओ चुपचाप। यहाँ पे मैनेजर वैसे ही कहती है। शाह कहती है गुस्से में कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कैसे में कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, टैक्सी से आ जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जीजी तो एक टी में मेडिसिन मिला रही होती है मिस्टर जुआन को सेड्यूस करने के लिए। तब यहाँ पे मिस्टर जुआन भी आ जाते हैं। जीजी तो उन्हें टी देती है। मिस्टर जुआन पी भी लेते हैं। मिस्टर जुआन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि शाह कब आ रही है। शाह सुनकर तो यहाँ पे जीजी जल्दी से जाकर छिप जाती है।
बेचारी सौ आ जाती है। फिर यहाँ पास तो वो ऑफिस का वर्क कर रही होती है और हेमंत तो मिस्टर चौहान को बहुत बुरा भला बोली जा रही होती है और कहती है कि मेरा मन चाह रहा है कि मैं इसका थप्पड़ मार मार के इसको सरी फोड़ दूं। बदतमीज, मुझसे कितना काम करवाता है, रात तक को ओवर टाइम करवाता है, इसको शर्म नहीं आती क्या। तभी यहाँ पास तो मैनेजर आती है, गलती से शॉ के ऊपर पानी डाल देती है। शॉ पानी साफ कर रही होती है अपनी ड्रेस से और अपने ग्लासेस निकालती है। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान उसे देखते ही रह जाता है। उसे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो पास्ट के भी फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। मैं तो मिस्टर चौहान बात ले रहे होते हैं। शॉ गलती से मिस्टर चौहान के ही रूम में चली जाती है और यहाँ पास वो उसे किसी करने लग जाते हैं। शॉ जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर चौहान कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट क्यों हायर किया। शॉ कहती है क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, टैलेंटेड हूँ, शायद इसलिए। कहता है कि नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी हर एक चीज पता है कि मुझे क्या पसंद नहीं है। शॉ कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात सैलरी की और जॉब की, तो मैं तुम्हारी जॉब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने ये सैलरी की वजह से जॉब चुनी, ना कि तुम्हारी वजह से। शॉ कहती कि मैं तुमसे मैरिज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इतना कहकर जाती है और घर चली जाती है। हाँ पास जीजी और मिस्टर चौहान की मॉम आती है। मिस्टर चौहान की मॉम तो यहाँ पे जीजी को बहुत बुरा भला सुनाती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली की बहू बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम तो बिल्कुल भी परफेक्ट भी नहीं हो। वो ऐसा बुरा भला उसे सुनाती है। बाद में मिस्टर चौहान तो बात ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जीजी आती है और मिस्टर चौहान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिस्टर चौहान कहता है कि तुम्हारी स्मेल जरा भी अच्छी नहीं है, तुम रोज की स्मेल कर रही हो और मुझे रोजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे रोजेस से एलर्जी है। इतना कहकर तो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे जीजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाद में जीजी गुस्से में कहती है कि मुझे इस शो का कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए वो मिस्टर चौहान के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में डायरेक्टर के रूप में काम करना चाहती हूँ। मैं घर पे रहकर बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, मुझे भी काम करना है, प्लीज करने दो ना। वैसे बोल रही होती है। मिस्टर चौहान कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह चाले चलना बंद कर दो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ अपनी ऑफिस वर्क कर रही होती है। वहाँ पे जीजी की एंट्री होती है डायरेक्टर के रूप पे। शाओ उसे साइड पे ले जाके पूछती है कि तुम डायरेक्टर कैसे बन गई, तुम्हें तो कुछ भी काम नहीं आता था ना। यहाँ पे जीजी कहती है उसे टॉन्ट मारते हुए कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं डायरेक्टर बनूं, तुमसे ऊपर जाऊं, तुमसे देखा नहीं चाह रहे क्या। शाह को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो शाह कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी कि तुम कहाँ चली गई, तुमसे कितने दिनों से बात भी नहीं हो पाई ठीक से, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड थी। जीजी उससे बुली करते हुए कहती है कि तुम प्लीज मेरा और अपना जो है पद वगैरह देख लो, तुम कहाँ पास हो और मैं कहाँ हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट। तो चाहो तो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ प्लीज, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। जी तो शाह से बहुत ज्यादा रूडली बात करी होती है। शाह को तो बहुत ज्यादा हर्ट भी होता है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बेचारी शाह फिर उसे कॉफी लेकर आती है। यहाँ पास तो ये जीजी कहती है कॉफी पीकर की कितनी ज्यादा गर्म कॉफी है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या, तुम कैसी कॉफी लेकर आई हो, और सामने उसके फेंक देती है कॉफी। यहाँ पे शाह कहती है तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। वहाँ पास तो एक और लड़की होती है। यहाँ पे तो वो लड़की कहती है तुम इनोसेंट साबित होना चाहती हो तो जो कॉफी पड़ी है उसे जमीन पर ही पीकर दिखाओ। और शाह की तरफ तो यहाँ पे जीजी उसकी हैंकी फेंकती और कहती है कि अब ये हैंकी मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसे तुमने दिया है तुम इसे पूछ सकती हो। और यहाँ पे उसकी तरफ फेंकती है। यहाँ पे तो शाह उसे गुस्से से देख रही होती है, कहती है तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। यहाँ पर शाह मन में सोचती है मैं तुम्हें 20 साल से पहले से जानती हूँ, तब से तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव कर रही है, या फिर मैं इसे पहले ही समझ नहीं पाई। वैसे करके वहां चली जाती है और फर्श को क्लीन करती है। फिर तभी यहाँ पे मिस्टर चौहान भी आ जाता है और ये सब दिखता है। यहाँ पे जीजी तो जा चुकी हुई होती है। तभी यहाँ पे तो शाह को कॉल आती है। शाह किसी से बात करते हुए कहती है कि शिन तुम वापस आ गए, मैं जल्दी नीचे आती हूँ, तुम नीचे हो, बस मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। ऐसे बोलकर वो तो खुशी खुशी नीचे आती है। यहाँ पे तो शाह जल्दी से आकर नीचे आकर शिन को हक कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। तब यहाँ पे शान कहता है कि चलो हम आज ना एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे डिनर करेंगे जिसमें मैं और तुम और जीजी होगी। यहाँ पे जीजी का नाम सुनकर तो उसका मुंह ही बन जाता है शाह का। शाह कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे आता है कि क्या तुम दोनों के बीच वापस से झगड़ा हो गया क्या। कोई बात नहीं, कोई गलत फहमी होगी वो मैं सुलझा दूंगा, तुम दोनों के बीच पहले भी बहुत सारे ऐसे झगड़े होते थे जिसे मैं ही सुलझाता था। तो मिस्टर चौहान तो सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये तो दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे कैसे आया और ये शाह को कैसे जानता है, वो सोच ही रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिन भी मिस्टर चौहान को देखता है और सोचता है ये तो यहाँ का सीईओ है। बाद में तो यहाँ पे ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा रहे होते हैं। मिस्टर चौहान भी उनका पीछा करते हुए कार से आ गए होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस क्या ये दोनों लवर है, ये दोनों तो बिल्कुल लवर जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को।
यहाँ पर चुआन को तो वापस से उस रात का सब कुछ याद आ रहा होता है। चुआन यहाँ पे असिस्टेंट से कहता है कि तुम उस रात की सारी, उस होटल की सारी फुटेज निकालना, मैं अच्छी तरीके से देखूंगा। तभी वहां पे जीजी भी आ जाती है। जीजी भी यहाँ पे बातें कर रही होती है। यहाँ पे शॉ कहती है, तुम डायरेक्टर कैसे बनी? जहां तक मैं जानती तुम्हें तो कुछ भी काम नहीं आता था ना। तुम हर किसी को सबके पर्सनल मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सबके पास कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो मेरे पास भी है। तब यहाँ पे शॉ को कॉल आ जाता है मिस्टर चौहान का, जो कि उसे कहता है कि तुम जल्दी आ जाओ ऑफिस, ओवर टाइम काम करना है। शॉ कहती है कि मेरा बॉस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, खड़ूस कहीं का मुझसे ओवर टाइम काम बहुत ज्यादा करवाता है, मैं परेशान हो गई हूँ। यहाँ पे शॉ कहती है, अब मैं यहाँ पे जरा भी नहीं रह सकती, तो मुझे चलना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके पैर पे मोच लग गई, अब ये होस्ट का वर्क नहीं कर पाएगी। शॉ कहती है कि मैं कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। फिर बाद में तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर आती है। वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पास फिर वही होस्ट का काम करती है। तभी यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ पे वो पीछे से अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगता। इस वजह से वो बहुत बुरी फंसती है। ये कारनामा तो जीजी का ही होता है। जीजी तो बहुत ज्यादा डेविल स्माइल दे रही होती है। चौहान जो कि सब कुछ देख रहा होता है गौर से, शौक की आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं। सभी लोग वहां पास तो बहुत बुराई करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे शौक खुद को मोटिवेट करती है और यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करते हुए विदाउट किसी स्क्रिप्ट के खुद से ही वो बोलती है और वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देती है। सबको वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाद में तो यहाँ पे चौहान शौक को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तब यहाँ पे चौहान को तो कॉल आ जाती है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉस हमें उस रात की फुटेज मिल गई है, तो आप प्लीज आके जल्दी देख लीजिए। चौहान तो वहाँ पे फौरन से चला जाता है। फिर तो चौहान के जाते साथ ही जीजी मन में सोचती है अब गेम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पास तो फिर उसको वो लेकर बोल देती है कि इसने दूसरी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट लीक कर दिए हैं। यहाँ पास तो वो उसे बहुत बुरा फंसाती है। यहाँ पे उसके लैपटॉप को चेक करते हैं। यहाँ पास तो उसके लैपटॉप में तो यहाँ पे बहुत सारी फोटोज होती है शिन के साथ। सिर्फ शिन जो कि चौहान का राइवल था। जीजी कहती है कि इसी ने ही कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को लीक किया है, सारी गलती इसी की है। शॉ अपने आपको बेकसूर साबित करते हुए कहती है, इनफैक्ट मैंने कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं किया है और मैंने तो उससे कंपनी के रिलेटेड कुछ भी बात भी नहीं की है। बस बेवजह मुझे सब कोई फंसा रहे हैं यहाँ पे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, वैसे बोल रही होती है। जीजी एक फ्लैशबैक याद करती है कि उसे नहीं चैटिंग वगैरह टाइप की थी। सभी लोग यहाँ पे पुलिस को बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पे मिस्टर चौहान ने तो उस फुटेज को देख लिया हुआ होता है, तो पता चल जाता है कि उस रात कोई और नहीं बल्कि शॉ ही होती है। मिस्टर चौहान आ चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पे शॉ को बुली करने लग जाते हैं। मिस्टर चौहान कहते हैं कि मुझे शॉ पर पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और दोबारा से सब कुछ जांच करो। तो मैनेजर जांच करके वापस से आती है और एक पेन ड्राइव लैपटॉप पे लगाती है। फिर यहाँ पे सभी लोगों को सच पता चल जाता है कि ये सारा कुछ किया दरअसल जीजी का ही था। मिस्टर चौहान तो फिर यहाँ पे जीजी को पुलिस के हवाले ही कर देता है। पुलिस उसे ले जाती है। मिस्टर चौहान तो यहाँ पे शॉ के हाथ पे वही हैंकी देखता है और कहता है कि हैंकी तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम ही। यहाँ पे शॉ कहती है ये हैंकी तो हर एक दूसरे मैन के पास होती है और ये बहुत सारी है, आजकल तो ये सभी के पास है इस तरह की हैंकीज। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो उसकी तरफ हैंकी फेंकता है और यहाँ पे एक फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पास उसने फुटेज तो देखा था लेकिन वो फुटेज ब्लर थी, उसमें साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पे कौन था। और उनका असिस्टेंट भी उनसे कहता है कि हम पता करते रहेंगे ताकि ये पूरी फुटेज क्लियर हो जाए। पहले चौहान को लग रहा था कि वो शॉ ही थी। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि शॉ उस होटल में बिल्कुल भी नहीं रुकी। बाद में शॉ तो हॉस्पिटल आई हुई होती है क्योंकि उसकी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। रिपोर्ट आती है यहाँ पे तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड शिन भी आता है। यहाँ पे उस रिपोर्ट को देखकर वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो दो जलाता है, शॉ उसका मुंह ही पकड़ लेती है। शिन उसे पूछता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे फिर शाह उसे सब कुछ बताती है कि क्या सीन था। शिन कहता है कि अब तुम क्या करोगी। दूसरा मिस्टर चौहान यहाँ पे अपने मैनेजर से पूछता है कि शॉ कहाँ है। यहाँ पे मैनेजर बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिन तो जीजी को कॉल करके बता देता है कि शॉ प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर तो जीजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे चौहान जैसे ही बाहर आता है, यहाँ पास तो शॉ शिन के साथ होती है। यहाँ पे तो चौहान उसके बाद जाता है और कहता है कि मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल के लिए छुट्टी ली हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे किसी नोदर मैन के साथ घूम रही हो। शॉ कहती है जो कि मैं छुट्टी में हूँ, मानना है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शिन और मिस्टर चौहान के बीच आपस में फाइट होने लग जाती है। शॉ उनकी रोकने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जीजी तो एक गुंडे को पैसे दे देती है ताकि वो शॉ का काम तमाम कर दे। जैसे ही यहाँ पे गुंडा शॉ की तरफ नाइफ चलाने वाला होता है, मिस्टर चौहान बीच में आ जाता है जिससे उन्हें चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिस्टर चौहान तो बेहोश होता है। शॉ साइड में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे जीजी आ जाती है। तुम वहाँ पे होना चाहिए था, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थी, तुम्हारी वजह से मिस्टर चौहान की ये हालत हो गई। शॉ कहती है
इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया मेरे लिए? तुम ऐसे कैसे बन गई हो? तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तभी यहाँ पास तो जीजी कहती है तुम मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं चाहती? मैं मिस्टर चौहान की बेबी की मदर बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शॉ कहती है तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई? यहाँ पे जीजी कहती है कि वो मेरा लवर है। तो पीछे से मिस्टर चौहान भी आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और रिपोर्ट देखते हुए कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सचमुच? यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि ये सच कह रही है, ये सचमुच प्रेग्नेंट है। वहां से जाने लग गई होती है। तभी चौहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? शॉ कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारी और जीजी के खुशियों की कामना करती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लग गई होती है। तभी वहां पे मिस्टर चौहान की मॉम आ जाती है और कहती है कि चल आप कहीं की बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा करो। यहाँ पे वो जीजी के ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं और यहाँ पे सबको दिखाती हैं कि झूठ बोल रही है, क्योंकि उनके पास पहले ही फुटेज सारी आ गई होती है कि डॉक्टर को पैसे खिला रही होती है डॉक्टर से झूठ बोलने के लिए कि वो मिस्टर चौहान से झूठ कहे कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पास जीजी के पास तो कुछ ऑप्शन नहीं बचता। यहाँ पास तो वो शॉ के गले पे नाइफ ही रख लेती है। तभी यहाँ पीछे से धक्का दे किशन तो यहाँ पास जीजी के हाथ ही पकड़ लेता है। मिस्टर चौहान तो शॉ को पकड़ लिए हुए होते हैं। शॉ यहाँ पे जीजी से कहती है तुम कहती हो तुम मुझसे जेलस फील करती हो। तुमने कभी सोचा है कि जब मैं खेतों में काम करती थी, वर्क करती थी, कड़ी मेहनत करती थी, तब तुम ड्रिंक कर कर सड़कों में नाचा करती थी, डांस करती थी। कभी कभी लाइफ सिर्फ लकी होने से नहीं बनता, हमें खुद से भी डिसीजन और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें कुछ मिलता है। इतना कहकर तो शॉ यहाँ पे बेहोश ही हो जाती है। तो यहाँ पे शॉ की मम्मी आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नफरत के खिलाफ लड़ना सिखाया ही नहीं, तुम तो बहुत इनोसेंट रह गई और तुम इनोसेंट की वजह से उस चीज का शिकार बन गई थी। तब यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि अभी ये बिल्कुल ठीक है और इनका बेबी भी बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बेबी का सुनकर, शॉ की प्रेगनेंसी का सुनकर यहाँ पे मिस्टर चौहान को फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि उस रात शॉ ही उनके साथ थी। मिस्टर चौहान कहते हैं कि अब मुझे जाकर पता चला कि तुम तो हमेशा से ही मेरे साथ रही हो। बाद में मिस्टर चौहान कहता है कि मैं ना उस रात मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह में कुछ मिलाकर ड्रिंक पिला दी थी, जिससे मैं ड्रंक हो गया था और मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया और मुझे पता तक नहीं था कि उस रात तुम मेरे साथ थी। शॉ कहती है कि मैंने भी जानबूझकर ये सब कुछ नहीं छुपाया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर मिस्टर चौहान उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। जब देखता नहीं हूँ तो मुझे बेचैनी सी फील होने लग जाती है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, पसंद ही नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ। तो चौहान उसे एक बहुत प्यारा सा ही प्रपोज कर दिया होता है। फिर ये दोनों तो किस ही करने लग जाते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा ही हैप्पी होते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।